भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए, इतना मान सम्मान दिया, प्यार मोहब्बत दी। दोस्तों, अभी एक महीना पहले इस देश के लोगों ने भारी वोट देकर, भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई थी, भाजपा की सरकार बनाई थी। काफी उम्मीदें थी कि अब अच्छे दिन आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, महंगाई खत्म होगी। अभी 13 जुलाई को इनके 49 दिन पूरे हो जाएंगे। इन 49 दिनों में कहीं दूर दूर तक उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। कहने को तो 49 दिन कम होते हैं। मोदी जी का कहना है कि अभी मेरा हनीमून पीरियड है। आप लोग मेरा हनीमून पीरियड इतना छोटा क्यों कर रहे हो? लेकिन दोस्तों, कम से कम पिछले 49 दिन में अगर 2-4 ऐसे स्टेप्स उठाए जाते जिससे ये पता चलता कि भाई अब आने वाले 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या साल भर के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, तो एक उम्मीद जगती, भाई ये किया है, चलो थोड़े दिन इंतजार करो। एक भी ऐसा काम पिछले 49 दिन में मेरे को याद नहीं आ रहा भाई साहब, जिससे ये उम्मीद बंधे कि भाई आने वाला भविष्य जो है वो अच्छा होने वाला है। इन्होंने रेलवे का किराया बढ़ाया। रेलवे में हम सारे जानते हैं जी कितना भ्रष्टाचार है। मैंने चिट्ठी भी लिखी मोदी जी को, जवाब तो वो कभी देते नहीं, मेरी चिट्ठी का तो कभी जवाब नहीं देते। मैंने उनको कहा जी 1 साल तक रेलवे का किराया मत बढ़ाते। 1 साल तक अगर आप ठोस कदम उठाते रेलवे में भ्रष्टाचार कम करने के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 साल के बाद आपको किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, किराया घटाने की जरूरत है। मेरे पास खुद रेलवे के अंदर के कई घोटालों का कागज है, मेरे पास इतने बड़े बड़े घोटाले हैं जी रेलवे में। अब अगर आप भ्रष्टाचार को कम करो ना और हर साल आप किराया बढ़ाते जाओ, तो फिर जी कांग्रेस की सरकार में और आपकी सरकार में क्या फर्क है? वो भी किराया बढ़ाते थे, आप भी किराया बढ़ा रहे। ये आपने जो किराया बढ़ाया है, इससे जो पैसा आएगा वो भी भ्रष्टाचार में ही चला जाएगा, फिर अगले साल फिर बढ़ा देना, अगले साल फिर। ये तो बात ठीक नहीं है। इन्होंने पेट्रोल का किराया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। इन्होंने चीनी का आयात शुल्क बढ़ा दिया। किसको फायदा हुआ? जनता को तो फायदा नहीं हुआ। हमारे तो चीनी 2-4 रुपए किलो महंगी हो गई। एक ही लॉबी को फायदा हुआ, शुगर लॉबी को फायदा हुआ। उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने चीनी के दाम बढ़ा दिए। हर चीज महंगी होती जा रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है। 30 मई को दिल्ली में बहुत जबरदस्त आंधी आई और उस आंधी के बाद दिल्ली के अंदर बिजली की स्थिति गड़बड़ा गई। जगह जगह बिजली के पावर कट लगने चालू हो गए। 10 दिन तक तो ये कुछ नहीं बोले। 10 जून को इनकी आंखें खुली। 10 जून को देश के ऊर्जा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। अगर दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है तो ये पावर कट क्यों लग रहे हैं इतने जबरदस्त? जब उनसे पूछा गया तो बोले आंधी आई थी, आंधी में कई खंभे गिर गए, कई तार टूट गए। तो भाई साहब 21वीं सदी में रह रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। खंभे ठीक नहीं होते 24 घंटे में, तार ठीक नहीं होते 24 घंटे में। किसकी जिम्मेदारी थी ये खंभे ठीक करने की? इन बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी थी। बिजली कंपनियों को कहो कि खंभे ठीक करो, बिजली कंपनियों को कहो कि तुम अपने तार ठीक करो, 24 घंटे के अंदर ठीक करो। क्यों नहीं कहते बिजली कंपनियों को? आप याद करो, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था 30 जनवरी को इन बिजली कंपनियों ने धमकी दी थी मेरे को। इन बिजली कंपनियों को पेमेंट करनी थी एनटीपीसी की। हमने कहा एनटीपीसी की पेमेंट करो, तो ये बिजली कंपनियां कहती हैं कि 11 फरवरी से हम दिल्ली की बिजली काट देंगे, दिल्ली के अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। याद है आप लोगों को? याद है। 1 फरवरी को मैंने इन बिजली कंपनियों को चेतावनी दी थी
कि तुम काट के देखो दिल्ली की बिजली, तुम्हारे सबके लाइसेंस रद्द कर दूंगा मैं। और उसके बाद अगले 3-4 दिन में मैंने झूठी चेतावनी नहीं दी थी। अगले 3-4 दिन में देश के अंदर जितनी दूसरी बिजली कंपनियां हैं उनको बुला के मैंने उनके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। इन बिजली कंपनियों को पता चल गया इस बार दाल नहीं गलने वाली। 8 फरवरी को इन बिजली कंपनियों ने कह दिया कि हम बिजली नहीं काटने वाले, 11 फरवरी से बिजली चालू रहेगी। इनकी गर्दन तो टाइट करनी पड़ेगी भाई साहब। पहले शीला दीक्षित जी मिली हुई थी बिजली कंपनियों के साथ, अब भाजपा सरकार में आते ही इन बिजली कंपनियों के साथ मिल गई। अगर मैं टाइट कर सकता हूं इन बिजली कंपनियों को, तो ये भाजपा वाले भी कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे? भाजपा वाले मिल गए, सरकार बनते ही मिल गए उनके साथ। दोस्तों, इतनी महंगाई कर दी इन्होंने। इस देश में यकीन नहीं होता कि महंगाई कम हो सकती है, लेकिन 49 दिन के अंदर महंगाई कम हुई थी। यकीन नहीं होता इस देश के अंदर भ्रष्टाचार कम हो सकता है, लेकिन 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार कम हुआ, करके दिखाया था। पहले यकीन हमें भी नहीं होता था कि हो सकता है, लेकिन 49 दिन के अंदर करके दिखाया। बिजली के रेट आधे कर दिए थे भाई साहब, आधे कर दिए थे बिजली के रेट। और कितना खर्चा आया था? 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए में 400 यूनिट की जिसकी कंजम्पशन है उसके रेट हमने आधे कर दिए थे। सारी दिल्ली वालों को फायदा हुआ, सारी दिल्ली वालों को। ये कई अंग्रेजी मीडिया वालों ने मेरे पीछे पड़ गए, केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है। अरे अपने घर तो नहीं ले जा रहा मैं, जनता को ही दे रहा हूँ कि पैसे। अभी आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है। गुजरात की मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर ले लिया। मैंने अपने लिए हेलीकॉप्टर नहीं लिया। हेलीकॉप्टर सबको अच्छा लगता है जी, मैं भी ले लेता एक हेलीकॉप्टर। 100 करोड़ का मैंने हेलीकॉप्टर नहीं लिया। मैंने तो कार भी नहीं ली, अपनी टूटी फूटी वैगन आर में घूमा करता था। उसी वैगन आर में घूमा करता था। जो पैसा था मैंने जनता के लिए लगाया। जनता को मैंने सब्सिडी दी थी 200 करोड़ रुपए। 40 करोड़ रुपए लगे और दिल्ली के अंदर हर परिवार को हमने 20 किलोलीटर पानी प्रति माह, 700 लीटर पानी प्रति परिवार प्रतिदिन हम लोगों ने मुफ्त कर दिया। कई लोगों के बिल आने बंद हो गए थे, पानी के बिल आने बंद हो गए। 50 रुपए का बिल आने लग गया था। अब कितने आते हैं? अब फेर बढ़ा दिए। जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया, इन्होंने बिजली के दाम फिर से दुगने कर दिए। जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया, इन्होंने पानी के दाम फिर बढ़ा दिए। जैसे ये भाई साहब ने दिखाया 1,35,000 का बिल आया हुआ है। ये झुग्गी में रहती है मैडम, बहन जी झुग्गी में रहती है। इनका 1,35,000 का बिल आया। दोस्तों, इसके ऊपर भी हम लोग रोक लगाना चाहते थे, अभी इसकी भी जिक्र करूंगा मैं। सबसे बड़ा सीएनजी के रेट, जब मैं मुख्यमंत्री बना 50 रुपए किलो थी सीएनजी। एक महीने के अंदर 35 रुपए किलो कर दी थी सीएनजी, 15 रुपए कम हुई। पहली बार हुआ था इस देश में महंगाई कम करके दिखाई थी। मैं बार बार कहता हूँ, महंगाई केवल एक कारण से इस देश के अंदर, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कम कर दो। मैंने मोदी जी को लिखा था, रेलवे का भ्रष्टाचार कम कर दो, अगली साल रेलवे के किराए बढ़ाने की बजाय घटाने पड़ेंगे आपको। भ्रष्टाचार तो कम करते नहीं मिले हुए। उन दिनों में भ्रष्टाचार कम हुआ था भाई साहब, पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ये एमसीडी वाले, वो भाई साहब बता रहे हैं 1.5 महीने में 1.5 लाख का फायदा हुआ। 1.5 लाख का फायदा हुआ। पहले रिश्वत देनी पड़ती थी। एमसीडी के अंदर एमसीडी वाले 1 लेंटर लगा लो जी। अभी कोई बता रहा था 50,000 रुपए लेते हैं 1 लेंटर के हिसाब से। 2 लाख रुपए 1 लेंटर के। और अभी ना भारत टाइम्स में पढ़ा होगा, बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि केजरीवाल के टाइम में भ्रष्टाचार कम हुआ था, हम कैसे करें? अरे तुम्हारी नीयत हो तो तुम करो, तुम्हारी नीयत ही खराब है।
मैंने कहा भाई अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करो, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग मेरे को लाके दे देना, मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा। एक हफ्ते के अंदर मैंने बस 5 अफसर गिरफ्तार करे थे, ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो गए। सबको पता चल गया कि अब दाल निकलने वाली है, सारे डर गए जी, ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो गए थे। इस वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया, इन्होंने वो टेलीफोन लाइन भी बंद कर दी, सारी चीजें इन्होंने बंद कर दी। दोस्तों, आप लोगों ने समर्थन तो दिया, लेकिन समर्थन देने में, वोट देने में थोड़ी सी कमी रह गई। पिछली बार 28 सीट दी आप लोगों ने। दिल्ली सरकार चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, तो हमको कांग्रेस का समर्थन देना पड़ा। ये कांग्रेस वाले अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे? इन्होंने भाई साहब एक काम नहीं करने दिया, इतनी टांग अड़ाते थे, हर काम में टांग अड़ाते थे, हर काम में टांग अड़ाते थे। किसी तरह से मैंने 49 दिन तो काटे, लेकिन जब काम करना नामुमकिन हो गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरे को ये लगा कि इस्तीफा दे रहा हूं, अब तुरंत चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, इसके साथ ही विधानसभा के भी हो जाएंगे, जनता हमको 50 सीट देगी, दोबारा सरकार बना के पूरे बहुमत से आएंगे। मेरे को क्या पता था ये 1 साल तक चुनाव ही नहीं कराएंगे, चुनाव ही नहीं करा रहे ये लोग, विधानसभा भंग ही नहीं कर रहे, हमारे एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एमएलए नहीं टूटा जी, हमारे एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए दे रहे हैं ये बीजेपी वाले, एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए दे रहे हैं, एक एमएलए अभी तक नहीं टूटा इनसे। किसी भी तरह से ये सरकार बनाना चाहते हैं, ये चुनाव नहीं चाहते, इनको पता है आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी पूरी तरह से हारेगी और कांग्रेस को 2 सीट मिलेगी। तो दोस्तों, पिछली बार आपने 28 सीट दी थी, 28 सीट में तो 49 दिन ही मिलते हैं। मैं भी बनिया हूं, 5 रुपए में 15 रुपए की चीज तो नहीं मिलती। तो पिछली बार 28 सीट दी थी, 49 दिन मिले, इस बार 50 सीट दो, 5 साल मिलेंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं जी वो 49 दिन वापस नहीं आ सकते क्या, वो 49 दिन 5 साल नहीं बन सकते क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल बन सकते हैं। वो 49 दिन भी आपने ही बनाए थे, आपने ही वोट दिया था, पिछली बार ईमानदार पार्टी को वोट दिया था तो 49 दिन मिले थे। इस बार घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा। पिछली बार का चुनाव भी आपने लड़ा था जी, हमने नहीं लड़ा था। शीला दीक्षित जी के खिलाफ में खड़ा हुआ था, 3 लाख रुपए खर्च करे थे मैंने, बस 3 लाख रुपए में चुनाव लड़ा जाता है? 3 लाख रुपए में कभी सोचा ही नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे हुआ? मैं चुनाव नहीं लड़ा था, जनता चुनाव लड़ी थी, जनता घर घर गई थी, जनता ने घर घर जाके कहा था इसका झाड़ू को मारो। ये वाला चुनाव भी आपको लड़ना पड़ेगा जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो पकड़ा, और ये लड़ाई मेरी भी नहीं है। मेरे को ना तो पैसे का लालच है, ना सत्ता का लालच है। मेरे को पैसा चाहिए होता, इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी किया करता था, जितना चाहता कमाने का। सत्ता का लालच होता, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के नहीं जाता दोस्तों, चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत बड़ी होती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ता अगर सत्ता का, देश बदलने के लिए आए हैं। हम सब लोगों को मिलकर देश बदलना पड़ेगा। 2 बात कल के रेल बजट पे मैं करना चाहता हूं। कल रेल बजट आया, सारा का सारा फोकस बुलेट ट्रेन के ऊपर है। 60,000 करोड़ रुपए की बुलेट ट्रेन है। यहाँ तो बहुत सारे व्यापारी लोग बैठे हैं, अच्छी तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके ऊपर आप ब्याज वगैरह लगा लेना, केवल कैपिटल कॉस्ट मैंने ये लगाया कि अगर उस बुलेट ट्रेन की लाइफ 20 साल है, 40 साल है, 40 साल की अगर लाइफ है, उस पर ब्याज वगैरह लगा दो, एक टिकट मुंबई से अहमदाबाद की 75,000 रुपए की टिकट बनेगी। हवाई जहाज में चले जाओ जी, 3,000 की हवाई जहाज की टिकट है मुंबई और अहमदाबाद। हवाई जहाज की टिकट 3,000 की मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, ट्रेन की टिकट 75,000 रुपए की एक टिकट होगी। ये तो प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, ये बनने वाली नहीं है बुलेट ट्रेन। मोदी जी ने कह दिया, जनता पागल हो गई। अरे क्या बात है, बुलेट ट्रेन आएगी, कोई ट्रेन ब्रेन कुछ नहीं आने वाली, सब बकवास है। कल आज तक का प्रोग्राम देखा होगा आपने,
रात को 10 बजे आया था। उस प्रोग्राम में उन्होंने बताया हमारे देश के अंदर डेली जो ट्रेनें चलती हैं, एक दिन के अंदर जितनी ट्रेन चलती हैं उसमें टोटल 1.25 करोड़ सीट होती हैं और एक दिन में टोटल 2.25 करोड़ यात्री चलते हैं। इसका मतलब 1 करोड़ यात्री ट्रेन में लटक के चलते हैं। उनको स्पीड नहीं चाहिए, बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, उनको बैठने को सीट चाहिए। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, उनको बैठने के लिए सीट चाहिए। हमें उनके लिए उनको सीट चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली से आगरा जो ट्रेन है, अभी दिल्ली से आगरा 2 घंटे लगते हैं, बोले हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे तो 1.5 घंटे लगा करेंगे। हमने कहा जी 1 घंटा लेट तो वो दिल्ली से ही चलेगी, तो आधा घंटा फर्क भी पड़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले पंक्चुअल तो कर दो इन ट्रेन को, टाइम पे तो चलानी तो शुरू करो। ये ट्रेनें आधा घंटा बचा भी लिया तो क्या फर्क पड़ गया। और ये इतनी हाई स्पीड चलाएंगे, अभी तो लोग दरवाजे पे लटक के चल लेते हैं, ऊपर बैठ के चल लेते हैं, इतनी हाई स्पीड चलाएंगे वो बेचारे दरवाजे पे लटकने लायक भी नहीं बचेंगे। तो जनता जाएगी कहाँ जी, ये ट्रेन तो कम से कम छोड़ दो। दूसरी चीज, इन्होंने ट्रेन को प्राइवेटाइज कर दिया भाई साहब। यहाँ पे आप बहुत सारे व्यापारी बैठे हो, आपको पता है जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक प्राइवेट सेक्टर बड़ा डेंजरस होता है। गलत तो नहीं कह रहा जी। टेलीकॉम में टेलीफोन जो है इसमें कंपटीशन था, एयरटेल भी था, वोडाफोन भी था, फलाना भी था, ढिमका भी था, इसलिए इसके अंदर रेट इतने कम हुए। लेकिन दिल्ली का बिजली ले लो, बिजली में एक ही कंपनी थी, कोई कंपटीशन नहीं है। वो पैसे खिला के, रेगुलेटर को पैसे खिला के बिजली के दाम बढ़ा देते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर आएगा वो प्राइवेट सेक्टर तो दाम बढ़ा के, पैसे खिला के रेलवे के दाम बढ़ा लेगा। तो प्राइवेट सेक्टर के आने से कुछ फायदा होगा ऐसा हमें शक है, केवल दाम बढ़ेंगे रेलवे के, केवल दाम बढ़ेंगे रेलवे। दूसरा, इन्होंने एफडीआई अलाउ किया भी रेलवे के अंदर। कल बता रहे हैं कि डिफेंस के अंदर, रक्षा सौदों के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनी आने वाली है। ये तो कहा करते थे हम देशभक्ति, कहाँ की देशभक्ति जी। रक्षा सौदों के अंदर अगर आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियां ले आए तो रक्षा के तो सारे सीक्रेट हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पता चल जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा, क्या बचेगा। और अभी जो ये नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे बंसल साहब बैठे एपीएमसी के चेयरमैन थे, ये जो नोटिफिकेशन आया है कि फल और सब्जियां अब मंडी में नहीं आएंगी, किसान सीधे बेच सकता है। अब किसान कोई बाजार में जा जाके तो बेचेगा नहीं भाई साहब। तो इसको समझने की कोशिश करो, रिटेल के अंदर एफडीआई आने के लिए पहला कदम है। रिटेल में एफडीआई आने वाला है। यहाँ बहुत सारे जने बैठे होंगे, आप में से बहुत लोगों ने बीजेपी को टिकट वो भी दिया होगा वोट। ये बता देना कि रिटेल में भी एफडीआई आने वाला है। तो दोस्तों अच्छे दिन तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। लेकिन अब आने वाले चुनाव के अंदर, दिल्ली के चुनाव के अंदर यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसे हमने आखिरी 5 दिन के अंदर मैंने चिट्ठी लिख दी थी केंद्र सरकार को कि दिल्ली के अंदर तो कम से कम रिटेल में एफडीआई नहीं आने देंगे, किसी भी हालत में नहीं आने देंगे। आप लोगों ने पढ़ा है। अंत में एक दुष्यंत कुमार की कविता है, उस कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये मैं गा के सुनाऊंगा, मैं एक लाइन गाऊंगा और आप सारे पूरे जोश के साथ मेरे पीछे पीछे गाएंगे। तो चला जाए वापसी मंदिर में, गाएंगे सब लोग। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पिघलनी चाहिए, जोर से। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं।
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, ये है कि बुनियाद हिल